तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी के टाइम पे आवास फाइनेंस और हिंदुस्तान फूड्स ये दोनों ही अपने बाइंग टारगेट के आसपास हैं। इनके चार्ट्स में इन्हें डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि कहाँ पे इसे बाई कर सकते थे या कहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं उनके लिए। सपोज़ किसी के पास 20,000 रुपीज़ है और वो इसे एक ही शेयर में लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं कि आवास फाइनेंस ज़्यादा अच्छा होगा या हिंदुस्तान फूड्स ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बड़ा है वो दोनों ही शेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स में आप देख सकते हैं दोनों का जो लॉस है वो बराबर है। 6 मंथ्स चेक करेंगे तो भी बराबर दिख रहा है। 1 ईयर चेक करेंगे तब थोड़ा सा स्टोरी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आवास फाइनेंस जहाँ 22% का लॉस दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान फूड्स 38% का प्रॉफिट दे रहा है। 5 साल में जब इसे चेक करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये 3% का प्रॉफिट, ये 458%, लगभग 450% का प्रॉफिट हिंदुस्तान फूड्स ने दिया है। और इवन चार्ट में भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हिंदुस्तान फूड्स जो है एक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा है और आवास फाइनेंस कंपेयर करने पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ही चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम लोग हिंदुस्तान फूड्स को रिमूव कर देंगे ना और सिर्फ आवास फाइनेंस का ही चार्ट देखेंगे तो इसमें भी एक अप ट्रेंड ही दिख रहा है। और इसके चार्ट में मैंने कई बार डिस्कस किया कि ये जो अभी आपको मूव दिखा है ऊपर की तरफ, ये इसके एग्जैक्ट सपोर्ट के पास पड़ा है। तो ये अगर ब्रेक हो जाता ना नीचे वाला लेवल तो ये बहुत बुरी फॉल में दिखता आपको, लेकिन इसने बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट दिखाया है और अभी के टाइम पे ये ऊपर की मूव ले चुका है। और लकीली निफ्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, अभी ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है। तो हर चीज़ जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव दिख रही है, इसीलिए आवास के लिए भी पॉजिटिव दिख रही है। चलिए अब कंपैरिजन छोड़ के हम लोग इसके फंडामेंटल्स इंडिविजुअली चेक करते हैं। तो सबसे पहले आवास फाइनेंस का अगर आप एनुअल नेट सेल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी है, कोई भी उठापटक आपको देखने को नहीं मिलती। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे एनुअल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। हमको क्या चाहिए रहता है कि हर अल्टरनेट ईयर में प्रॉफिट डबल हो जाए, है ना। हर अल्टरनेट ईयर में प्रॉफिट लगभग डबल हो जाए, तो वही हो रहा है। आप देखिए हर बार वही हो रहा है। ये स्टॉक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदुस्तान फूड्स का नेट सेल्स। तो इसमें भी कोई कमी नहीं दिख रही, इसका भी सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जिन लोगों को नहीं पता, हिंदुस्तान फूड्स इस तरह का बिजनेस करती है और इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ करती है कि इसका जो बिजनेस है वो बंद होना लगभग नामुमकिन है। हिंदुस्तान फूड्स खुद के लिए कुछ नहीं बनाती। हिंदुस्तान फूड्स बड़े बड़े कंपनीज, नेस्ले वगैरह जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, नेस्ले, डाबर, पार्ले टाइप की कंपनीज, इन टाइप की कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स या उनके लिए प्रोडक्ट्स के अलग अलग सोर्सेज बनाती है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में इसकी डिटेल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप बस ये याद रखिए कि हिंदुस्तान फूड्स एशिया के, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ काम करती है और उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बोल के बेचती हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के नाम से बेचती हैं। तो अगर हिंदुस्तान फूड्स पे असर पड़ा तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। ओके, तो इनके जो क्लाइंट बेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं और रेगुलरली इसी से वो लेते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान फूड्स से भी ले रहे हैं या किसी और से भी ले रहे हैं, कभी इस साल इससे ले रहे हैं, कभी अगले साल किसी और से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो इनके कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स पूरा सामान हमेशा हर साल इन्हीं से लेते हैं और कंटिन्यूसली उसकी डिमांड को बढ़ाते रहते हैं। देखिए एनुअल नेट सेल्स चेक करेंगे तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। तो दोनों के कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो किसी में कोई कमी नहीं है। आवास जिस तरह से प्रॉफिट्स को डबल कर रहा है हर दूसरे साल, वैसे ही ये भी डबल करते जा रहा है। लेकिन बिजनेस मॉडल जो है वो हिंदुस्तान फूड्स का मुझे कंपेयर टू आवास फाइनेंस ज़्यादा सिक्योर लगता है, क्योंकि आवास फाइनेंस की फील्ड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी हैं, लेकिन इसकी फील्ड में हिंदुस्तान फूड्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। अभी देखिए अगर आप इसे फाइनेंस, हाउसिंग वगैरह वाले सेक्टर में कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को नहीं मिलेंगी। एचडीएफसी कोई नहीं कंसिडर करता, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत थोड़े लोग लेते हैं, पीएनबी हाउसिंग मुझे नहीं लगता कोई लेता है, एप्टस एक नई कंपनी है। तो छोटी कंपनी के साथ छोटी कंपनी को कंपेयर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का पी लगभग बराबर ही है।
ठीक है, हटको कोई पूछता नहीं। कैनफिन होम एक अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नाम इसका नहीं है। अब रियल टाइम मार्केट में आप मतलब बहुत सारे इन सबको जो है ना आप जानते नहीं हो। सिर्फ एक LIC आपको दिखेगा कि हाँ, हाउसिंग फाइनेंस में LIC आपको दिख रहा है मार्केट में, लेकिन बाकी जितने भी नाम है वो आपको दिखेंगे नहीं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जो है आवास फाइनेंस को बजाज फाइनेंस के साथ ही कंपेयर करता हूँ, जबकि दोनों का फील्ड अलग है, लेकिन दोनों फाइनेंस की ही कंपनीज हैं। ठीक है, तो फाइनेंस सेक्टर में ऐसा नहीं है कि जब मान लो बजाज फाइनेंस अगर इस फील्ड में नहीं भी है तो इस फील्ड में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। अभी इनके पास वो स्कोप नहीं है कि इतनी जल्दी ये अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाए, लेकिन बड़ी कंपनीज आ सकती हैं इनके फील्ड में, है ना। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान फूड्स के सेक्टर में देखेंगे, FMCG में जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, उसमें वरुण बेवरेज तो एक अलग ही सेक्टर है। ठीक है, तो ये बेवरेजेस वाला सेक्टर है, ड्रिंक्स वाला, वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसको मैं किसी सेक्टर में नहीं मानता, ये अलग ही अपना एक खुद का ही सेक्टर चला रहा है, इसलिए इसका स्टॉक जो है भागते रहता है। ठीक है, तो वरुण बेवरेज को रहने देते हैं। हिंदुस्तान फूड्स को 6 नंबर पे रखा हुआ है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन इसका पी देखिए तो कितना ये महंगा दिखता है, 81.77, जो कि अपने इंडस्ट्री के पीई से डबल है ना, 2x है। तो अभी अगर ये महंगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा। देखो, गिर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में 50% लोग ये सोचने वाले हैं कि पी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी बहुत कम है, तो इसे गिरने दो तभी खरीदेंगे, है ना। तो बाइंग क्या होता है, बाइंग जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है ना, और जिसका पीई कम है उसमें बाइंग ज़्यादा रहती है, तो उसकी बाइंग वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो अगर उसमें बड़े इन्वेस्टर भी घुसते हैं तो वो स्पीड जो है 3x 10x हो जाती है, जो ऊपर जाने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो हिंदुस्तान फूड सिर्फ इसी चीज़ में मार खाता है कि इसका पीई अभी के टाइम पे ज़्यादा है। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो हर जगह ऐसा ही सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी वो लोग यही सोच रहे थे कि ये और गिरेगा, तो हो सकता है यहाँ से भी ये और ना गिरे। ठीक है, अभी मैं इसको चार्ट में अच्छे से दिखाऊंगा, कैंडल वाले चार्ट में इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं वो भी बताऊंगा, ताकि आप जो अपना अमाउंट है, मान लो अगर आप इसमें 100 रुपये लगाना चाहते हो तो आप इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सको, ताकि आपको प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन छोड़ना मत, स्किप मत कर देना। ये मैं बताऊँगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ कितने पैसे लगाने हैं और क्यों इतने ही पैसे लगाने हैं। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रमोटर इसमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा ऑब्वियसली। और FII को देखेंगे तो कोविड के टाइम में तो इन्होंने एंट्री कर ली थी अच्छी खासी, लेकिन कोविड में इन्होंने अपना जो स्टेक है कम कर लिया था। ठीक है, पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, और DIA के पास भी देखेंगे तो लगभग ना के बराबर ही स्टेक था, लेकिन अभी दोनों की होल्डिंग देखिए कितनी अच्छी है, 12% की होल्डिंग है। देखिए, बिगनर्स के लिए मैंने एक चीज़ बताया था, जब भी FII और DII दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जो एडिशन है वो अगर पब्लिक से कम हो तो वो स्टॉक बिगनर्स के लिए नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? अभी हिंदुस्तान फूड्स तो बहुत अच्छा स्टॉक है, फिर ये क्यों नहीं है बिगनर्स के लिए? देखिए, मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में कि किसी किसी स्टॉक में ये चीज़ लागू नहीं होती है। ठीक है, अभी मान लो अगर आप एक बिगनर हो और उस लॉजिक से अगर इस स्टॉक को छोड़ भी देते हो तो भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान फूड्स जो है काफ़ी हाई लेवल पे है। मैंने इसमें अभी पहली इन्वेस्टमेंट की है, अभी पिछले फ्राइडे ही, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, ये सोच के कि ये थोड़ा सा अगर और नीचे गया तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा। मान लो अगर मैंने ऊपर के लेवल पे अगर मैंने 2 शेयर लिए हैं, तो जैसे ये थोड़ा सा और गिरता है तो नीचे में मैं इसके 3 शेयर लूँगा। अगर ये और थोड़ा सा नीचे गिरता है तो मैं 4 शेयर लूँगा। ठीक है, तो मैं किसी भी शेयर में अगर बाइंग करता हूँ फॉलिंग के टाइम पे, तो एक तो शेयर वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा उसमें मैं 3 बार से ज़्यादा बाइंग नहीं करता। अगर इससे भी ज़्यादा ये गिर जाता है तब फिर वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो किसी बिगिनर इन्वेस्टर से अगर ये छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि किसी किसी स्टॉक में उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी और बिजनेस प्लान्स वगैरह देख के, बिजनेस स्टाइल को देख के ना, हम लोग वो जो हमारा तरीका है कि ये दोनों पब्लिक से ज़्यादा होने चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग इग्नोर किसी किसी शेयर में कर सकते हैं। तो इसलिए बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ आवास में अगर आप आएंगे, आवास के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स जो है उनके पास अपना स्टेक कम है। देखो, यहाँ पे 50% था इनके पास, 50 से कितना हो गया 39, लगभग 11% इन्होंने अपना कम कर दिया। लेकिन वो गया किसके पास? देखिए, वो गया FII के पास और DII के पास, थोड़ा सा पब्लिक के पास भी गया, लेकिन ज़्यादा स्टेक किसके पास था? FII और DII के पास। जब इन दोनों के पास ये बढ़ जाता है ना प्रमोटर का स्टेक, तो वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, वो ठीक ही होता है। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव
कुछ नहीं होता, ठीक है, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पब्लिक से बहुत बहुत ज़्यादा आपको FII और DI भी दिख जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल भी देखेंगे तो दोनों की होल्डिंग पब्लिक से ज़्यादा है, तो बिगनर्स के लिए ये स्टॉक ज़्यादा सेफ है, ठीक है। अब चलिए इसके चार्ट में चलते हैं, सबसे पहले आवास के चार्ट में चलते हैं ताकि बिगनर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ये लेना उनके लिए ज़्यादा अच्छा क्यों है। अब देखिए आवास फाइनेंस का ये मंथली चार्ट किसको याद नहीं होगा, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो अब ये याद हो गया होगा कि हमने ये 2 लाइंस बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे कितना अच्छा देखिए, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, और इस बार इसने वहीं पे सपोर्ट लिया दोबारा। कितना परफेक्ट शेयर है यार ये। इन फ्यूचर भी कभी अगर ये ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है तो लोगों को पता रहेगा कि इस ब्लू लाइन को ये सपोर्ट करने वाला है। अब ये ऊपर जाएगा तो भी हम इस ब्लू लाइन को एक रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं कि यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो शायद इस ब्लू लाइन पे आगे भी ये रेसिस्टेंस मान के चल सकता है, ठीक है। तो अब बिगनर्स के लिए ये सबसे अच्छा कैसे हो गया, देखिए बिगनर्स को अभी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है ना, तो ये कितना अच्छा लेवल है। आप ये देखो, बिल्कुल बेस पे आपको ये मिल रहा है। DII की होल्डिंग बहुत अच्छी है, FII की होल्डिंग बहुत अच्छी है, प्रॉफिट्स हमेशा ऊपर जा रहे हैं, सेल्स हमेशा ऊपर जा रहा है, माइक्रो कैप कंपनी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। फाइनेंस की कंपनी है, थोड़ा तो मार्केट कैप ज़्यादा रहेगा लेकिन फिर भी बहुत बहुत छोटी कंपनी है। बिजनेस करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, डिफॉल्ट्स की रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो बिगनर हो चाहे कोई एक्सपर्ट हो, वो अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें स्कोप ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा सेफ फील कराता है, ठीक है। जब अपने सपोर्ट को भी ये रेस्पेक्ट करता है तो ये ज़्यादा सेफ फील कराता है, ठीक है। और ऊपर जाने का स्कोप कितना ज़्यादा है इसका। प्राइस अभी देखो क्या चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 1536 रुपीज़, और ये हाईएस्ट इसका देखो क्या है 3000 समथिंग। देखो 2x, तो इसका मतलब डबल, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा ना, तभी हो जाएगा। और जितना लंबा मार्केट गिरता है ना, जितना ज़्यादा टाइम लेता है मार्केट गिरने में, आप देखना आगे क्या होता है। मार्केट जितना ज़्यादा टाइम लेता है गिरने में, उतना ही ज़्यादा टाइम ऊपर चढ़ते हुए लेता है। अभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे ऊपर जा रहा है और सडनली कुछ हो जाए और ये वापस नीचे आ जाए। इतना ज़्यादा नीचे ये अब नहीं आएगा। मार्केट का ये तरीका ही है, जो मार्केट बहुत ज़्यादा दिन तक गिरता है वो चलता भी बहुत दिन तक है, ठीक है। अब कोविड में क्या हुआ था, कोविड में ऐसे गिरा था, तो जब ऐसे गिरा था तो गया भी ऐसे। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही गए थे, ज़्यादातर स्टॉक्स जो गिरे थे बिल्कुल धड़ाम से, वो उठे भी धड़ाम से, तो लोगों को बाय करने का कई सारे स्टॉक्स में मौका भी नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छे सिग्नल्स दे रहा है मुझे पर्सनली। अब देखिए हिंदुस्तान फूड्स में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान फूड्स में इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये सपोर्ट था, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, तो अगर इसको देखेंगे ना अब तो ऐसा लगेगा कि ये बाइंग का सही टाइम नहीं है, ये शायद यहाँ पे गिरना चाहिए। अब जून तो चला गया, अब जो भी है अगला जो कैंडल बनेगा वो तो नया नया कैंडल बनेगा, तो वो कहाँ से बनता है वो देखना ज़रूरी है। अब अगला कैंडल मान लो बनता है और वो भी नीचे गिरता है, तो वो यहाँ तक गिरने की एक्सपेक्टेशन है कि ठीक है यहाँ तक ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब इसमें मैंने बाइंग क्यों की, मैंने देखिए इसलिए बाइंग की क्योंकि स्टॉक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेल्स स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है इसमें, राइट। तो मेरे मंथली लेवल को जब इसने हिट कर दिया तो मैं कहीं से भी इसमें पीछे नहीं रहूँगा। मैंने इसमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं लगाया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर ये गिर गया तो मुझे नीचे में पैसा लगाने के लिए थोड़ा पैसा रखना है अपने पास, ओके। लेकिन मंथली लेवल से भी ये ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये यहाँ से ऊपर जाए फिर बाद में कहीं यहाँ पे इसको सपोर्ट दे, ऐसा हो सकता है। तो ब्लू लाइन को सपोर्ट ये आगे भी दे सकता है, लेकिन उस टाइम पे तो मुझे महंगा मिलेगा, ठीक है। तो हर तरह के केसेस के लिए हमको रेडी रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर में लेना है तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और जब ये यहाँ से थोड़ा सा गिर जाए, अब यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हो इस ब्लू लाइन पे, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी, जितना आपने यहाँ पे लिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर नीचे गिर जाए तो देखो अभी इसमें हमारे क्या होते हैं, हमारी मंथली लेवल भी होते हैं, ईयरली लेवल भी होते हैं। अब जुलाई में हमारा नया जो है मंथली लेवल इसमें बनेगा, तो जब तक पहला दिन इसमें आता नहीं है, पहला कैंडल बनता नहीं है, तब तक वो टारगेट मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान फूड्स में जो स्पेशली बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मैं 2-3 टारगेट्स दे देता हूँ। तो आप इसे 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, 5 हिस्से में, जितने हिस्से में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो पहला जो इसका टारगेट होगा वो होगा इस वाले का बेस, मतलब 490 रुपीज़, ठीक है। तो ये पहला बेस हो गया यहीं पे, ओके।
अभी जो लेवल पे है वहाँ पे नहीं, इस लेवल पे। तो ये पहला टारगेट हो गया। दूसरा हो जाएगा 470 का, जो कि इसका मूविंग एवरेज, एक आप 50 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप इसमें सेट करेंगे ना, तो आपको यहाँ कहीं आपको दिखेगा। तो 470 रुपीज़ के आसपास में वो दिखता है, ठीक है। तो यहीं पे मूविंग एवरेज पिछली बार जो था वहाँ पे टच हुआ था। तो अब ये श्योर नहीं था कि ये इस ब्लू लाइन को सपोर्ट कर रहा है कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज़ मान के चल रहे हैं। तो पहला टारगेट 490, दूसरा टारगेट 470, और हमारा जो ईयरली टारगेट होता है वो है 400 रुपये का। तो अगर ये बाई चांस 400 रुपये तक गिरा ना, तो ये एक बहुत बड़ी फॉल मानी जाएगी। अगर यहाँ से गिरता है और यहाँ तक 400 रुपये तक आता है, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये ब्लू लाइन जो है ना बेकार हो जाएगी। तो इसलिए 400 रुपये तक तो मुझे नहीं लगता कि इसको फॉल करना चाहिए, और मैंने ले लिया है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा भी नहीं कि 400 तक गिरे। 400 तक गिरने के लिए इसे फिर कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ रिवील करनी पड़ेगी, और अगर 400 तक गिर जाता है ना, फिर इसमें मतलब 300 का भी फिर लेवल बन सकते हैं। ओके, 400 तक गिरा तो फिर तो 300 भी ओपन हो जाएगा। ये 300 के भी टारगेट मार्केट में आपको देखने को मिलने लगेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 300 और 400 को भूल जाते हैं, और छोटी क्वांटिटी के लिए 490 और 470 का टारगेट मान के चलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो से आपको ये मालूम चला होगा कि अगर आप एक बिगनर हो तो आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, और अगर आप एक रिस्क टेकर हो और मोमेंटम वाले स्टॉक जैसे हिंदुस्तान फूड्स, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एफएमसीजी ऐसे भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस तरह के बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से लेवल पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, ये सब आपको इसमें पता चला होगा। देखिए, मेहनत बहुत की है मैंने इस वीडियो में, तो मेहनत का रिजल्ट सिर्फ आप एक लाइक करके या फिर एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में।